हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट को क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। ये जो क्लास है ये आईसी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है और हमारा जो सब्जेक्ट है ये है कॉमर्स और आज हम लोगों की ये फर्स्ट क्लास है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 आईसी बोर्ड के स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कॉमर्स, चैप्टर है 1, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स वीडियो मोड पे भी देख रहे हैं आप लोगों को पता चले आप क्या देख रहे हो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ कॉमर्स, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सबसे पहले देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखते हैं कि ह्यूमन बींग्स लाइक अस, हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, इन एक्टिविटीज को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। एक को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी नाम से समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो हम लोग अपने इकोनॉमिक मीन्स के लिए यानी कि लिवलीहुड अर्न करने के लिए करते हैं। कोई भी इंसान अपने लिवलीहुड अर्न करने के लिए, अपने ब्रेड एंड बटर को अर्न करने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी काम करता है उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, कुछ भी जिससे आपका घर चल रहा है। ठीक है, और जो एक्टिविटी आप अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए इस तरह से कर रहे हो जिससे आपका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपका लिवलीहुड में उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरह के हो सकते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिनके पास बुक है वो बुक को फॉलो करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलो, तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बेसिकली इंट्रो है, उसे मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ से आते हैं। क्या बोला जा रहा है? मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज मीन ऑल दोज एक्टिविटीज विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक। कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन बींग अंडरटेक कर रहा है, मतलब परफॉर्म कर रहा है, उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। वेरी सिंपल। ह्यूमन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटी कैरी ऑन की जाती है। These activities continue throughout life because wants are unending, unlimited and recurring. जीवन भर इंसान के कुछ ना कुछ जरूरतें, कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड दैट इज व्हाई ह्यूमन एक्टिविटीज आर आल्सो अनलिमिटेड। ह्यूमन एक्टिविटी भी ऐसा नहीं कि ये बंद हो जाता है, ये चलता रहता है, हमेशा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, देखो, सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज produce direct economic benefits. Other human activities produce no direct economic benefit. कुछ ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज है जिससे इंसानों को, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब वही लिवलीहुड अर्न कर पाते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स, वर्किंग इन एन ऑफिस और फैक्ट्री और शॉप। और नॉन इकोनॉमिक का मतलब प्रेइंग, प्लेइंग, स्लीपिंग। तो ये सारी भी तो एक्टिविटीज है ना। अगर कोई प्रेयर के लिए कहीं जा रहा है, मॉस्क, टेंपल, कहीं भी, तो वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। खेलने के लिए कहीं कोई ग्राउंड पे जा रहा है। स्लीपिंग, स्लीपिंग इन द सेंस अगर आप थके हो, सो रहे हो, आराम कर रहे हो, ये सब ह्यूमन एक्टिविटी है, लेकिन अल्टीमेटली इनसे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो दो तरह के ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है। आगे क्या बोला जा रहा है देखो, जस्ट अ मिनट। अगेन चलो, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ह्यूमन एक्टिविटी के? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स। आखिर ह्यूमन एक्टिविटी कैसा होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसा होता है ह्यूमन एक्टिविटी, कैसा होता है बताओ। देखो यहां पर बता रहा है कैसा होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच कैन बी अंडरटेकन ओनली बाय ह्यूमन बींग्स। कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है? बोल रहा है ह्यूमन एक्टिविटी ऐसा एक्टिविटी है जो ह्यूमन बींग ही कर सकता है, तभी तो बोल रहे ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज
कैन बी कैरिड ऑन ओनली बाय ह्यूमन बींग्स। साउंड्स फनी, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जैसे कि अच्छा ह्यूमन बींग्स में भी बता रहे हैं, मैन, विमेन, चिल्ड्रन, किसी भी तरह का ह्यूमन बींग हो सब। These activities involve human efforts, ठीक है। Next characteristics, human activities are undertaken to satisfy human wants which are unlimited. Human wants जो है वो unlimited है, इनको satisfy करने के लिए इन activities को हम लोग करते हैं। यानी जो भी human activity की जाती है, चाहे वो economic हो या non economic, किसी भी तरह की जो human activity है ये ultimately क्यों perform की जाती है? In order to satisfy human wants. Human activities कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, अभी हम लोग ऊपर भी पढ़ते हैं, ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव वाइड रेंज, मतलब कई तरह की एक्टिविटीज हो सकती है। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब कोई एक या दो पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी को नहीं बोलते हैं। देयर कैन बी सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, बहुत सारे वैरायटीज है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बोथ फॉर अर्निंग मनी एज वेल एज फॉर ऑब्टेनिंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन। यानी ह्यूमन एक्टिविटी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अर्निंग मनी अर्न करने के लिए हम लोग करते हैं, और कुछ कुछ सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। इसी को ऊपर हम लोग क्या नाम देते थे? जो अर्निंग मनी के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं उसको नॉन इकोनॉमिक। इसी को यहाँ पर फीचर बना के लिख दिया पॉइंट नंबर 5 में। तो ये तो हो गया बेसिक मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को देखो अब कई कैटेगरीज में बांटा गया है, जो ऊपर हमने बातें की अब उसी को यहाँ पर आगे बोला जा रहा है। तो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरे को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसी को यहाँ पर नीचे चार्ट में भी बता रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी एंड एक्वायरिंग वेल्थ। यानी कि पैसे कमाने के लिए, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए, है ना। वेल्थ मतलब आपकी जो संपत्ति है उसको बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप जो भी एक्टिविटी करते हो उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। दीज एक्टिविटीज रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो एक्टिविटी होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं ताकि सोसाइटी की नीड पूरी हो सके। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इट डिफर्स from other economic activities such as those of an employee and self-employed person like doctor, lawyers, chartered accountants, etc. बोल रहा है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं? इससे हमारी अर्निंग होती है, हम लोग इनकम अर्न करते हैं, हमारा लिवलीहुड चलता है। लेकिन इसी की तरह और भी कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कोई जॉब कर रहा है, सर्विस कर रहा है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप खुद ही अपने किसी प्रोफेशन में हो, जैसे कोई डॉक्टर है या लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये लोग खुद अपने प्रोफेशन में। तो इसी को यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। आगे वापस, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंस्पायर्ड बाय sentiments and emotions such as love for the family, desire to help the poor and love for the country. कोई भी एक्टिविटीज जिनसे आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा है, जिससे आप लिवलीहुड अर्न नहीं कर रहे हो, फिर भी आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो। क्यों? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई योर सेंटिमेंटल और साइकोलॉजिकल नीड्स। बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग करते हैं, उससे फाइनेंशियल या मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, पर हमें करके अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। जैसे लोग चैरिटी करते हैं, जिनके पास पैसे हैं वो गरीबों को दान दे रहे हैं। इससे क्या मिल रहा है? कोई फायदा तो है नहीं, पर हाँ इससे मन में खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, चलो किसी को भूखे को खाना खिला दिया, किसी गरीब को कुछ पैसे दे दिए, मदद कर दिए। अब इसी तरीके से लोग प्रेयर करने के लिए टेम्पल्स में जाते हैं, मॉस्क में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, कहीं भी। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे क्या मिल रहा है? मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग, जैसे बर्थडे कोई सेलिब्रेट कर रहा है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है अपने फैमिली के साथ, है ना। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हम लोग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन करते हैं। इसमें कोई मॉनेटरी गेन, इकोनॉमिक गेन नहीं होता, बट हमें साइकोलॉजिकली, इमोशनली हम लोग अच्छा फील करते हैं। तो इसके वजह से हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। दीज एक्टिविटीज आर नॉट अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी गेन बट फॉर वंस सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। हम लोग खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए ये काम करते हैं, इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है। चलो आगे क्या बोला जा रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसी चीज को और, है ना, बुक बनाए हैं, तो बुक में तो क्या है कि चीजों को बहुत एलैबोरेट करके दिया जाएगा।
तो फिर से लिख रहे हैं इन लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग एंड देयर बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। तो देखो यहाँ पर ना ये जो चीज़ है ना, ये मेन मीनिंग या डेफिनेशन हो सकता है। तो एग्जाम के पहले इतना सारा सब कुछ पढ़ना नहीं है, जो की लाइंस या जो की वर्ड्स है वो पढ़ना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेनली क्या है, देखो यहाँ पर अगर एक सेंटेंस में बोलना हो तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है। जस्ट अ मिनट। देखो यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग एंड देयर बाय सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एक्टिविटीज इज टू, कैम नहीं होगा, क्या होगा वो, दिस इज नॉट कैम, दिस इज अर्न, ये अर्न होगा। ठीक है, the main objective of these activities is to earn income and create wealth. The money earned through work is used to satisfy wants. वही कहानी, एक ही चीज को बार बार। ठीक है, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं, अपने आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनके पास वक्त बहुत था लिखने के लिए, पर हमारे पास वक्त बहुत कम है ना, बहुत कुछ पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशंस। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हम लोग जो कुछ भी करते हैं अपने लिवलीहुड अर्न करने के लिए, इसको ऑक्यूपेशंस बोलते हैं। जैसे अगर कोई पूछ रहा है व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, मतलब आप क्या करते हो, आपकी जिंदगी कैसे चलती है, तो बोलने का मतलब है कोई बोलता है आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ लॉयर, तो दैट इज योर ऑक्यूपेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था थोड़ी देर पहले वो क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी कैसा होता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा होता है वो चलो पढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एज फॉलोज, चलो देखते हैं। इकोनॉमिक मोटिव, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों परफॉर्म किया जाता है, इकोनॉमिक मोटिव के लिए। इकोनॉमिक मोटिव मतलब इन ऑर्डर टू अर्न मनी। आपको जब तक कोई इकोनॉमिक गेन नहीं होगा तब तक आप क्यों करोगे कोई काम, समझ में आ रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड फॉर इकोनॉमिक मोटिव सच एज अर्निंग इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड एक्वायर वेल्थ। ठीक है, द मेन मोटिव बिहाइंड दिस एक्टिविटीज इज टू मेक इकोनॉमिक गेन। चलो इतना हो गया, कहानी खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब हम लोग किसी तरह के क्रिएशन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आप कई तरह की चीजों को बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एक्सचेंज करते हो। ये सारे क्या है, दीज एक्टिविटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोली गई है। प्रोडक्शन मतलब कुछ लोग चीजों को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ लोग चीजों को बना नहीं रहे हैं पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, वो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब समझ में आ रहा है, उनकी लॉजिस्टिक का बिजनेस है, एक जगह से सामान ले रहे हैं दूसरे जगह पे भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी हो गया चीजों को बनाना, प्रोड्यूस करना, विच इज नोन एज प्रोडक्शन, और एक हो गया प्रोडक्शन जो हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग लोकेशन में भेजना। अदरवाइज कंज्यूमर को मिलेगा कैसे, कंज्यूमर तो ऑल ओवर द प्लेस स्प्रेड है ना, सब जगह एक जगह पे तो नहीं है, वो सब जगह पे स्कैटर्ड है। तो जहां जहां भी कंज्यूमर है आप उस जगह पे अगर चीजों को पहुंचाओगे नहीं तो कैसे होगा। तो इसीलिए प्रोडक्शन, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यहां पर देखो तीन चीज लिखा हुआ है। प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्टिव में दिख रहा है, प्रोडक्शन मतलब बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मार्केट तक पहुंचाना, कंज्यूमर तक पहुंचाना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब परचेज एंड सेल करना।
यानी जब मार्केट में पहुंच गया तो जो शॉपकीपर है वो क्या करते हैं, शॉपकीपर गुड्स का या सर्विस का एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम लोग मान लो किसी दुकान में जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भैया मेरे को ये सामान दीजिए, तो वो दुकानदार जो होता है वो हमें सामान देता है, उसके बदले में हम लोग पैसे देते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली एक एक्सचेंज हो रहा है ना, मैंने पैसे दिए मुझे सामान मिला। तो ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विस, ये क्या है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ये भी क्या है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ में आया, तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है। थर्ड, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ये पढ़ते हैं कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, जिसे इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसी को समझ लो एक तरीके से यहाँ पर नाम दिया जा रहा है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेक यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज करके होता है। मतलब इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम इकोनॉमिक एक्टिविटी यू हैव टू यूज इकोनॉमिक रिसोर्सेज। व्हाट आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा। यानी इन चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी, तभी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाओगे। रैशनल यूज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम। देखो इकोनॉमी में, सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, जबकि ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है, तो इसके वजह से क्या होती है प्रॉब्लम, स्केर्सिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी अराइजेस, स्केर्सिटी की प्रॉब्लम होती है। अब स्केर्सिटी की जब प्रॉब्लम होगी ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलोकेशन करना पड़ेगा, किस रिसोर्स को किस चीज में यूटिलाइज करना है, किस रिसोर्स को किस चीज में यूटिलाइज करना है। जैसे मान के चलो, अगर आपके पास पॉकेट में सपोज लिमिटेड मनी है, सपोज 5000 रुपीज, यू हैव 5000 रुपीज इन योर पॉकेट, और आप शॉपिंग के लिए जाते हो मार्केट में। जैसे ही आप मार्केट में गए, आपको बहुत सारी चीजें पसंद आ रही है, मन कर रहा है ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, है ना, दुनिया भर की चीजें मार्केट में है और जो जो देख रहे हैं सब कुछ मन कर रहा है लेने का। तो अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है एंड यू कैन बाय डेफिनेटली लिमिटेड अमाउंट ऑफ थिंग्स, आप पूरा मार्केट खरीद नहीं सकते 5000 रुपए में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्मार्टली डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को किन चीजों में ये पैसा लगाना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, यू हैव टू स्मार्टली यूटिलाइज योर रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन करेगा चलो रैंडमली आंख बंद करके कुछ भी खरीद लेंगे, पैसा लगा देंगे, नहीं। मेरे पास पैसे तो लिमिटेड है, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, मन तो बहुत कुछ कर रहा है, अनलिमिटेड वांट्स है ह्यूमन के, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज से मेरा वांट जो है वो मोस्ट सेटिस्फाई हो रहा है, किस कमोडिटी या प्रोडक्ट से मेरे को मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपने पैसे को स्पेंड करेंगे, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी तरीके से हम लोग हर जगह पे ये चीज देखते हैं कि जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज यू हैव अ प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, यू हैव अ प्लॉट ऑफ लैंड, यू कैन यूटिलाइज योर लैंड इन मल्टीपल मैनर्स। You can do cultivation like rice, wheat. You can do any fishing. You can construct a building. You can use that building for a let out purpose. You can do some other work also. You can do some plantation or poultry farming. तो एक प्लॉट ऑफ लैंड को एक इंसान मल्टीपल तरीके से यूज कर सकता है, लेकिन अब उसे करना क्या है, एक साथ तो सब कुछ नहीं कर पाएगा, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव यूज। एवरी रिसोर्स हैज ऑल्टरनेटिव यूज। इसका मतलब जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उसकी एक यूज नहीं है, कोई एक ही स्पेसिफिक यूज नहीं है, उसके कई सारे मल्टीपल यूज हो सकते हैं। अब सवाल यह कि आपको कौन से यूज में लाना है, आपको कौन से काम में लाना है। तो आपको कौन से काम में लाना है ये आप डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन। समझ में आ रहा है। अब 5000 रुपए के बहुत सारे यूज हो सकते हैं। सपोज आपको 5000 रुपीज आपको दिया गया, आप इनसे बहुत कुछ कर सकते हो। आप जाकर रेस्टोरेंट में कुछ खा लो,
आप मूवी देख लो, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लो, आप शॉपिंग करके अपना कोई ड्रेस वगैरह खरीद लो, या फिर आप बुक्स खरीद लो, बहुत चीजें हैं, या फिर आप सेव कर लो। तो अगर आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, यू हैव ऑप्शंस टू स्पेंड इन मल्टीपल मैनर। लेकिन अब आपको करना क्या है, ये डिपेंड करेगा आपको किससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको यूटिलिटी किससे मिल रहा है, आपको मजा किस में आ रहा है। कोई ऐसा बंदा हो सकता है वो 5,000 रुपये मिलेगा, बोलेगा चलो फ्रेंड लोग के साथ पार्टी करते हैं, 4 फ्रेंड को बुलाया, खाया पिया, मूवी देखा, खत्म, 500 रुपये उसने इस तरीके से यूटिलाइज किया। कोई हो सकता है कोई अच्छा स्टूडेंट है, स्टूडियस है थोड़ा, वो सोचेगा चलो एक काम करते हैं, कुछ अच्छे वैरायटीज के बुक 2-3 ऑथर के खरीद लेते हैं, पढ़ेंगे, मजा आएगा, कुछ नया सीखेंगे। ऐसे बच्चे कम होते हैं, पर मान लो ऐसे है। तो उसने क्या किया, उसने उस 500 रुपये से 5,000 रुपये से उसने कुछ बुक्स खरीद लिए। कोई ऐसा इंसान है वो सोच रहा है कि ठीक है चलो एक काम करते हैं ना, इस पैसे को सेव करते हैं या फिर किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि थोड़ा और अपने को कुछ एक्स्ट्रा इनकम या बेनिफिट हो, या फ्यूचर के लिए अपने जमा करते हैं पैसा। तो ये एक अलग माइंडसेट है, उसने सेविंग कर लिया। तो सिंपली हर एक रिसोर्सेज का ना बहुत सारा यूज होता है। कोई भी रिसोर्सेज हो उसके कई सारे मल्टीपल यूजेज है, इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव यूज। लेकिन ऑल्टरनेटिव यूज में आपको कौन सा यूज करना है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो आप कैसे डिसाइड करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, किससे आपको मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम बेनिफिट हो रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वही है, जिस चीज से आपको मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव हो रही है, जो बेस्ट पॉसिबल यूज है, आप वही करो। समझ में आ रहा है? तो यहां पर वही बोल रहा है, देखो पॉइंट नंबर 4 में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। आपके पास जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली एलोकेट करो, ठीक तरीके से बांटो, सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम, जिससे कि आपको उनसे बेस्ट मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। These activities involve optimum utilization of land, labor, capital and other factors of production. जितने भी factors of production होते हैं, land, labor, capital, ये सभी का आप ट्राई करो बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास प्लॉट ऑफ लैंड है तो आप सोचो कि इस लैंड में बेस्ट क्या चीज इस लैंड का यूज हो सकता है। अगर आपको लगता है यहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे अगर वीट का तो उससे सबसे ज्यादा फायदा है, शुगर केन कल्टीवेट करेंगे तो उससे सबसे ज्यादा फायदा है, तो आप वो चीज करो। अगर आपको लग रहा है फार्मिंग करेंगे तो ज्यादा फायदा है तो आप फिर वो चीज करो। इसी तरह से लेबर, आपके पास जो लोग हैं उनको भी आप एकदम बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करो। कैपिटल, आपके पास जो इक्विपमेंट है, जो पैसे हैं, मनी है, उनको भी आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने का कोशिश करो। आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका बेस्ट यूटिलाइज करो, यानी कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्केर्स है ना, रिसोर्सेज तो स्केर्स है। चलो नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। देखो, हम लोग जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं कहीं ना कहीं इसी से पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है, और लोगों का, सोसाइटी में जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अभी हम लोगों ने समझा इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या फिर एक्सचेंज भी हो सकता है, और इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था इसका मतलब सर्विस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब तुम सोचो अगर कोई ऐसा इकोनॉमी है जहां पर काफी प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, बताओ सोसाइटी ग्रो करेगी कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रो करेगी कि नहीं, लोग वहां पर ज्यादा बेटर अर्न कर पाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा होगा। आज जैसे मान लो हम लोग डेवलप कंट्रीज में देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चलो चाइना में चीज़ें इतनी ज़्यादा मात्रा में बनती है, इतना हाई लेवल पे प्रोडक्शन होता है, इसके वजह से उनकी जीडीपी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आज इतना ज़्यादा क्यों उस कंट्री का जो जीडीपी है इतना हाई क्यों है, इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि उन लोग के कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है। अब इतना सब कुछ जो सामान बन रहा है इसके लिए लॉजिस्टिक का सिस्टम भी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, दुनिया भर के लेबर भी है जो वहाँ पर फिजिकल लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर, सब लोग हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इकोनॉमी आज हम लोग बोलते हैं चाइनीज इकोनॉमी आर सो स्ट्रांग, या अमेरिकन इकोनॉमी, या किसी भी कंट्री के बारे में जब हम लोग बोलते हैं कि इस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग है, यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, जीडीपी ज़्यादा है, तो ये सब ज़्यादा क्यों है? सिंपल रीजन इज कि इन कंट्रीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत हो रही है। कुछ लोग सर्विस में है, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, कुछ प्रोडक्शन में है, कोई लॉजिस्टिक में है, कोई एक्सचेंज में है, अलग अलग तरीके से सब लोग इंगेज्ड है। बैठा हुआ कोई नहीं, ऐसे टाइम पास कोई नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयड कोई नहीं है, स्किल्ड एम्प्लॉय है। समझ में आ रहा है? स्किल्ड एम्प्लॉय। अच्छा, लीगली वैलिड
नेक्स्ट पॉइंट, लीगली वैलिड। Human activities performed for economic gain are called economic activities only when they are lawful। बोल रहा है कि किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी बोलेंगे अगर वो लीगल है और लॉफुल है, मतलब कानून के दायरे में आता है। अगर कोई इंसान अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए, पैसे के लिए अगर कोई ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो इलीगल है, ठीक है, इलीगल है मतलब वो लॉफुल नहीं है, तो क्या उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे? नो। इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट मीन ओनली दोज एक्टिविटी विच यू आर परफॉर्मिंग फॉर योर इकोनॉमिक बेनिफिट, बट ऑल्सो इट शुड बी लीगल। जैसे अगर कोई किसी को किडनैप कर लिया और रैंसम मांग रहा है, तो ये तो गलत है ना, समझ में आ रहा है? कोई अपने फायदे के लिए किसी से क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत ले रहा है ना, ब्राइब, तो ये ब्राइब है, वो क्या है? बोलेगा ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि मेरे को पैसे मिल रहे हैं यहाँ से। कोई गवर्नमेंट, मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर अच्छे पोस्ट में, तो वो किसी काम के लिए बोल रहा है कि आप मेरे को इतने पैसे दो तो मैं आपका ये काम करवा दूंगा, तो ये तो गलत है। बोलेगा नो, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी मस्ट नॉट बी इलीगल। इकोनॉमिक एक्टिविटी इलीगल नहीं होना चाहिए, जो लॉफुल होगा वही इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाएगा। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है, unlawful activities such as gambling, black marketing, theft, dacoity, smuggling etc. are opposed to public interest। ये सारी चीजें जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाती है। मेरे ख्याल से इतना कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर आप पढ़ते हो तो आपके लिए काफी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के मेन फीचर्स क्या होते हैं, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ये सारे। इसके बाद भी एक दो पॉइंट, अच्छा एक और पॉइंट है, चलो वो भी पढ़ लेते हैं। सोशली डिजायरेबल, सोशली डिजायरेबल सोसाइटी को जिन चीजों की जरूरत है, सोसाइटी जो चाहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिजायरेबल फॉर सोसाइटी, दे मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जब हम लोग रहते हैं ना, तो सोसाइटी की भी अपनी नीड होती है, सोसाइटी के अपने सिविक नॉर्म्स होते हैं। तो हम लोग को कोई भी ऐसा काम जो सोसाइटी के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जहां पर यानी कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, इसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते। सोशली डिजायरेबल होना चाहिए। अभी जैसे मान लो कहीं पर जैसे कि कोई सिविल डिस्टर्बेंस होता है, हम लोग देखते हैं अचानक से किसी शहर में, किसी गांव में, कस्बे में लोग क्या करते हैं, सड़क पे उतर जाते हैं, घरों को जला रहे हैं, है ना, आग लगा रहे हैं, कई पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ ना कुछ अजीब अजीब से हरकत कर रहे हैं। ये सब के पीछे उनको फंडिंग मिल रही है, फोकट में नहीं कर रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं से इनको पैसे मिल रहे हैं। ये जो पैसे मिल रहे हैं वो बोलेंगे ये तो मेरा तो यही काम है, यही मेरा धंधा है, यही इसी से मेरा घर चलता है। जब कोई विवाद होता है, कोई झमेला होता है, कंट्रोवर्सी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रास्ते पे उतरते हैं, झमेला करते हैं, घर मकान गाड़ी जलाते हैं, यही सब, यही इसी से मेरा घर परिवार चलता है। तो दिस इज माई इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो क्या इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल डिस्टर्बेंस। आप सोशल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को जला रहे हो, आपके वजह से सोसाइटी में परेशानी हो रही है, हार्मनी, सोसाइटी की जो सोशल हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये जो सिविल डिस्टर्बेंस वाला जो एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ योर बेनिफिट, योर मॉनेटरी बेनिफिट, दिस इज नॉट गुड, दिस डज नॉट कम अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सोशली डिजायरेबल होना चाहिए, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दुनिया भर की चीजें दी गई है, आप लोग खुद ही से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चरर इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चरर कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद सेलिंग ऑफ गुड्स बाय रिटेलर टू कंज्यूमर, कोई रिटेलर मतलब जो लोकल शॉपकीपर्स होते हैं, जो हमारे लोकेलिटी में हम लोग देखते हैं, वो शॉपकीपर को क्या बोलते हैं? रिटेलर्स। रिटेलर्स मतलब जिससे कंज्यूमर डायरेक्टली खरीद रहा है। हम लोग माल किससे खरीदते हैं? कोई भी सामान किससे खरीदते हैं? मैन्युफैक्चरर से तो खरीदते नहीं, हम लोग किनसे खरीदते हैं? मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदते, होलसेलर से भी नहीं खरीदते, हम लोग रिटेलर से खरीदते हैं। तो नॉर्मली होता ये है कि जो सामान बनाने वाला होता है वो होता है मैन्युफैक्चरर, वो बेचता है किनको? होलसेलर को, जो बल्क में खरीदता है, और फिर बल्क में खरीदने के बाद होलसेलर बेचता है रिटेलर को, और हम लोग फिर रिटेलर से खरीदते हैं। तो हम ये जो रिटेलर है ये क्या है? ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। इसी तरीके से अ क्लिनिक रन बाय डॉक्टर, सिंपल जो भी है, वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, वर्किंग ऑफ अ नर्स इन अ हॉस्पिटल, ये जितने भी चीजें हैं ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल है। बाकी भी और भी कई चीजें लिखी गई है, इनके अलावा भी दुनिया भर की चीजें हो सकती है, आप कुछ भी मन में सोच लो, बहुत कुछ है। तो इसमें ऐसा कोई ज्यादा पढ़ने का कुछ है नहीं।
तो चलो यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा इसी को यहाँ पर एग्जाम्पल में टेबल के अंदर दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट अ ग्लांस, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ये चलो इसको हम लोग ज़्यादा समय इस पर नहीं लगाते। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब भी हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, फटाफट से रीड कर लेते हैं। एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग सेटिस्फाई करने के लिए परफॉर्म करते हैं, क्या? सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट, यानी कि लोगों के इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट के अलावा और भी कई तरह के रिक्वायरमेंट होते हैं। पीपल डज नॉट वांट ओनली इकोनॉमिक बेनिफिट, उसके अलावा लोगों को और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे लोग सोशलाइज करना चाहते हैं, क्या ये अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग ऑन करना चाहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये किस लिए करते हैं? ये अपने खुद के खुशी के लिए करते हैं। तो अपने नॉट जस्ट इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट, पीपल हैव मेनी अदर रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि सोशल रिक्वायरमेंट। सोशल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकता है? सोशल रिक्वायरमेंट्स हो सकता है फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर प्लान करना, कहीं पर सोशलाइज करना, कहीं घूमने फिरने जाना, है ना, पिकनिक जाना, किसी क्लब में जाना, कुछ भी, ये सारे सोशलाइजिंग के पार्ट है। हाँ, जो भी, तो ये सब क्या है? ये सब सोशल रिक्वायरमेंट्स है। बिकॉज वी ऑल आर सोशल एनिमल, ह्यूमन, वी ऑल ह्यूमन आर सोशल एनिमल, वी लिव इन अ सोसाइटी, वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। हम लोग अकेले में नहीं रह सकते, हमें लोग चाहिए होते हैं। कभी कभी हम लोग अकेलापन फील करते हैं, कभी हम लोग बहुत लाइफ में लो फील करते हैं, तो अपने दुख को शेयर करने के लिए हमें लोग चाहिए। हम लोग कभी खुश होते हैं तो अपने खुशी को जाहिर करने के लिए भी लोग चाहिए, सेलिब्रेट करने के लिए भी लोग चाहिए। मतलब समझ में आ रहा ना? तो अपने जो फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, इन लोगों के साथ हम लोग जो भी अपना जिंदगी के खुशी या दुख को शेयर करते हैं, ये सब क्या है? ये सब एक सोशल एक्टिविटी, सोशल रिक्वायरमेंट है। रिलीजियस, बहुत सारे रिलीजन्स हैं और सभी के अपने अपने फेस्टिवल्स हैं, और ये फेस्टिवल्स लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने तरीके से, जो उनका रिचुअल्स है, जो उनका कल्चर है। तो ये जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ लोग परफॉर्म करते हैं, कोई जैसे कोई इस्लामिक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? मॉस्क में जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, कोई टेम्पल में जा रहा है प्रेयर के लिए, कोई चर्च में जा रहा है, वहाँ पर वो अपना प्रेयर कर रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है। इसी तरीके से लोग अपने अपने तरीके से लोग क्या करते हैं? अपने अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, रिचुअल्स अपना फॉलो करते हैं। कोई बुद्धिस्ट है तो वो मॉनेस्ट्री जा रहा है। तो ये है रिलीजियस एक्टिविटी। इससे क्या मिलता है? इससे भी वही मेंटल सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड। कल्चरल, कल्चरल का मतलब भी वही, आप अपने कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो। कल्चर मतलब दुनिया भर की चीज़ें, आपकी फूड हैबिट, आपका ड्रेसिंग, आपकी बोलचाल, ये सब कल्चर का पार्ट होता है। तो जैसे अगर मान के चलो किसी पर्टिकुलर कल्चर में कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, इसका कोई एग्जाम्पल तो कल्चरल इवेंट का लाइक एनी स्पेसिफिक कल्चर से रिलेटेड कोई, जैसे होता है ना बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो, देखो दुर्गा पूजा या कोई भी फेस्टिवल ये तो रिलीजियस भी है, प्लस अगर हम लोग किसी स्टेट या किसी पर्टिकुलर स्पेस जगह के हिसाब से अगर हम लोग सोचे तो एक तरह से पार्ट ऑफ कल्चर भी है। अब जैसे हर एक स्टेट के अपने कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, है ना। जैसे पंजाब साइड में लोहरी होता है, असम में बिहू या ऐसा कुछ बोलते हैं, और अलग अलग जगह पे देखो दुनिया भर के अलग अलग चीज़ें होती है। ये सब उनके कल्चर के पार्ट है। उनके खाने पीने का जो फूड हैबिट है अलग अलग, हर जगह का ना कुछ एक स्पेसिफिक फूड आइटम होता है, तो वो सब है। तो ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है। सेंटिमेंटल एक्टिविटीज़ का मतलब वही, सेंटिमेंटल एक्टिविटीज़ मतलब जो अपने खुशी या दुख के साथ आप किसी के साथ शेयर करते हो, ये सब सेंटिमेंटल एक्टिविटीज़ है, ठीक है। सेलिब्रेशन करना, ये सब सेंटिमेंटल एक्टिविटीज़ है। चलो, इसके अलावा दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर बोली गई है, वही सब बात को और बना बना के लंबा चौड़ा करके बोल रहे हैं इन लोग, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना, मेरे ख्याल से इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये जितने भी टेक्स्ट है ना, ये बहुत ही मतलब एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप एक बार सिंपली इसको गो थ्रू कर लेना। मैं रीड नहीं करा रहा हूँ वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, अदरवाइज फिर बोरिंग लगने लगेगा, और एज सच इंपॉर्टेंट भी है नहीं, एक ही चीज़ को मल्टीपल वेज में घुमा फिरा के लिखा गया, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लास
चलो एक बार पहले ये देखते हैं, ठीक है। चलो एक बार देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन ड्यू टू द फॉलोइंग कंसिडरेशन। आखिर हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है इससे हमें मिलता क्या है, तो कंसिडरेशन मतलब व्हाट यू गेट इन रिटर्न, ठीक है। तो आप जो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करो इसके बदले में कुछ तो मिलता होगा। क्या मिलता है, देखो यहाँ पर लव एंड अफेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग डिनर विद द फैमिली, कुकिंग फूड फॉर फैमिली, जैसे ये सारी जो चीज़ें हैं घर पे फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ बनाना, कोई डिश बनाना, कोई खाना बनाना और साथ में मिलकर बैठकर खाना, ये क्या है, इससे क्या मिलता है, घर परिवार के साथ हमें एक अच्छा समय बिताने का मौका मिलता है, लव एंड अफेक्शन, ठीक है। पर्सनल सेटिस्फैक्शन, मेडिटेटिंग इन अ पार्क, आप मेडिटेशन कर रहे हो, उससे आपको क्या मिल रहा है, मेंटल पीस मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फिजिकल नीड्स, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग वॉक बाय अ पर्सन, आप जॉगिंग कर रहे हो, अपने हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हो, फिटनेस के लिए, फिजिकल नीड्स। रिलीजियस ऑब्लिगेशन, प्रेइंग इन अ टेम्पल, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन मतलब सोसाइटी के लिए आप कुछ कर रहे हो, जैसे कि विक्टिम्स ऑफ एन एक्सीडेंट, हाँ किसी को आप चैरिटी कर रहे हो, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, फ्लड, अर्थक्वेक, इसमें आप लोगों की मदद कर रहे हो, ये सब। पेट्रियटिज्म, डोनेटिंग फूड, डोनेटिंग ब्लड फॉर इंजर्ड आर्मी मैन, तो कहीं ना कहीं मान लो कि किसी बैटल में लोग घायल हो गए, आर्मी, आप डोनेट कर रहे हो, ब्लड डोनेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं पेट्रियटिज्म का पार्ट है। ये पेट्रियटिज्म का मतलब ये नहीं कि हर इंसान जाके बॉर्डर पे लड़ेगा, देशभक्ति सिर्फ वही नहीं है, देशभक्ति के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग वो चीज़ का पार्ट बन सकते हैं। तो अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, इसके वजह से देश का भला हो रहा है ना, तो ये भी एक तरह का देशभक्ति है। आप ईमानदारी से टैक्स दे रहे हो, जो भी कमा रहे हो, इसमें भी देश का भला हो रहा है, ये भी देशभक्ति है। तो अगेन यहाँ पर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो डिफरेंस है वो बताए गए हैं अलग अलग पॉइंट्स में। एक चीज़ और बता दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब डिफरेंस लिखते हैं ना एग्जाम में, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो दो चीज़ में बोला गया डिफरेंस, तो सीधा वो क्या करते हैं, दो हेडिंग बनाते हैं और डिफरेंस लिखते हैं। ये बचपन के क्लास में चल जाता है, जूनियर क्लासेस में जब हम लोग 4, 5, 6 क्लास में रहते हैं, 7 क्लास में चल जाता है। जैसे नॉन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर मान लो डिफरेंस पूछा गया है, तो आपने 2 कॉलम बनाया, एक साइड में इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक साइड में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सीधा आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। ये जूनियर क्लासेस तक के लिए ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अभी खास करके क्लास 10 के बाद अब आप लोग सीनियर क्लास में गए हो, हमेशा जब भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी दो चीज़ के बारे में जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना, तो एक कॉलम आप सिर्फ बनाओ बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप किस बेसिस पे डिफरेंशिएशन कर रहे हो, उसका एक कॉलम आपका स्पेसिफिक, ताकि टीचर जब देखे ना तो उनको समझ में आए कि आपने जो डिफरेंशिएशन किया है उसका ग्राउंड क्या है। तो एक कॉलम ऐसा होना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखो लिखा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, तो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, बेसिस ऑफ डिफरेंस, ऐसा कुछ भी बना दो या सिर्फ बेसिस लिख दो चलेगा। और उसके बाद फिर आपको 2 कॉलम जो मेन जो चीज़ों के बीच में आपको बताना वो बना। तो ये फॉर्मेट हमेशा फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि ये सबसे भी प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होता है और कुछ टीचर्स ये सब में मार्क्स आपको पूरा देंगे। तो सेम ही चीज़ है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार आप खुद से एक बार इसको रीड करो। सर ये पूरा चैप्टर क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पूरा लाइक कंप्लीटली, like even the text are also same, there is no difference, क्योंकि ऑथर सेम था ना। हाँ, but I thought at least a little bit यस, क्लास 11 में बहुत सारे टॉपिक्स हमें मिलेंगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा था, उसी से सिमिलर है, पर बाद में जाके आपको नए टॉपिक भी मिलेंगे। पर फिलहाल क्योंकि स्टार्ट ऑफ द टॉपिक है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 9, 10 में वो साइंस करते हैं, बाद में जाके वो कॉमर्स में आते हैं, हाँ, तो उनके लिए फिर नया है, ठीक है। तो इसलिए बोर्ड ने जो सिलेबस बनाया वो इस तरीके से बनाया कि क्लास 10 के बाद 11 में वो एकदम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि स्टूडेंट ने, कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट ने पहले पढ़ा है या किसी ने नहीं पढ़ा है, तो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हुए वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एक बार फास्ट रीडिंग दे देना, इसमें ज़्यादा रुकेंगे नहीं, इस टॉपिक पे सिंपल है। जिनके पास बुक है बुक देख सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे।
हो गया? चलो हम लोग अभी अपने टॉपिक को पहले फटाफट से कवर करते हैं, ठीक है? कोई कुछ पूछना नहीं ना, सिंपल है, जो मैंने पढ़ा है उसी को यहाँ पर लिख दिया है। चलो देखो, अब अगेन आगे क्या बोला जा रहा है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ लिया है, नॉन इकोनॉमिक समझ लिया। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो वो क्या क्या है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मेनली 3 तरह के ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। एक को बोलते हैं बिजनेस, एक को बोलते हैं प्रोफेशन और एक को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। सिंपल तरीके से आप समझो तो बिजनेस का मतलब होता है खुद का काम। आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने खुद के, आपने एक बिजनेस सेटअप किया, आप उसी में आप अपना काम कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट मतलब आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, जॉब। प्रोफेशन का मतलब अगेन ये भी एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आप किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे, आप खुद के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल होना चाहिए, कुछ डिग्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब एम्प्लॉयमेंट मीन्स यू आर वर्किंग फॉर अदर्स, एम्प्लॉयमेंट मीन्स यू आर वर्किंग फॉर अदर्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट वर्किंग फॉर अदर्स, खुद के लिए काम कर रहे हो। अब इसमें भी 2 तरह से आप खुद के लिए काम कर सकते हो। आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें भी आप खुद के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप एक कोई प्रोफेशनल पर्सन हो, आपने कोई डिग्री, कोई नॉलेज एक्वायर किया है, तो ऐसे में फिर आप एक प्रोफेशनल पर्सन बन जाओगे। जैसे कोई डॉक्टर है, उसने डॉक्टर की पढ़ाई करी, MBBS वगैरह कंप्लीट किया, उसने फिर क्या किया, अपना क्लिनिक खोल लिया। तो वो हर दिन क्या कर रहा है, अपने क्लिनिक में जाता है और पेशेंट्स को वहाँ पर चेकअप करता है। तो ये क्या है, ये एक प्रोफेशन है। क्यों प्रोफेशन बोल रहे, बिजनेस क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान एक चैम्बर खोल लेगा, क्लिनिक खोल लेगा और पेशेंट को चेक करना स्टार्ट कर देगा। नो, डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्पेशल डिग्री अचीव करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज एंड स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप पेशेंट्स को चेकअप कर सकते हो। तो डॉक्टर बनने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, डिग्री अचीव करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, नॉलेज और स्किल एक्वायर करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन के अंदर आता है। सिमिलरली कोई लॉयर है, कोई एडवोकेट है, उसने एक अपना चैम्बर खोला, वहाँ पर वो कंसल्टेंसी सर्विस देता है और लोगों से फीस चार्ज करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस या प्रोफेशन? अगेन इट इज़ अ प्रोफेशन, क्योंकि हर कोई इंसान अपना ये चैम्बर खोल के लोगों को लीगल एडवाइस नहीं दे सकता। इसके लिए आपको प्रॉपरली लॉ का नॉलेज होना चाहिए, आपने LLB वगैरह करी है, आपके पास एडवोकेट की डिग्री है, तभी आप अपना चैम्बर खोल सकते हो। तो जिस तरह से डॉक्टर की क्लिनिक, एडवोकेट का चैम्बर या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्म, ये सब कोई भी इंसान ऐसे नहीं खोल सकता। इसके लिए नॉलेज, डिग्री, स्किल चाहिए, डिग्री चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। इसलिए इस तरह के चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। लेकिन बिजनेस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। बिजनेस के लिए एज सच कोई रूल नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री, कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। बिजनेस कोई भी इंसान कर सकता है, बिजनेस कोई भी इंसान कर सकता है जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत स्किल है, क्वालिफिकेशन है, अच्छी बात है। नहीं भी क्वालिफिकेशन है तो कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके पास स्किल होना चाहिए, रिस्क लेने की एबिलिटी होना चाहिए, करेज होना चाहिए बिजनेस में आने का। पैसे अगर हैं तो पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, या तो पैसे वो किसी तरह से अरेंज कर ले, जो भी है। तो बिजनेस में क्या है, बिजनेस की ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यू हैव टू हैव सम क्वालिफिकेशन। कोई कम पढ़ा लिखा इंसान भी बिजनेस कर सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का तो सीधा मतलब होता है आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो फॉर सम रेम्यूनरेशन, अगेंस्ट सम रेम्यूनरेशन। तो आप अपनी सर्विस दे रहे हो, अपना समय दे रहे हो, अपना मेहनत दे रहे हो, और उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या कर रहा है, मंथली बेसिस पे एक रेम्यूनरेशन दे रहा है, सैलरी वगैरह दे रहा है। तो ये एम्प्लॉयमेंट है। इसी को यहाँ पर देखो बता रहा है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया डिटेल में। चलो एक बार देखते हैं बिजनेस क्या बोला जा रहा है। देखो, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि यहां पर बोल रहा है बिजनेस के अंदर वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूडेड है। ऑब्वियस बात है, हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है विच इज कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन, या तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज से रिलेटेड, यानी परचेज सेल से रिलेटेड है। किस लिए? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फिर वो बिजनेस के कैटेगरी में नहीं आएगा। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन फॉर अर्निंग मनी एंड प्रोड्यूसिंग वेल्थ।
इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं। द पर्सन हु आर एंगेज्ड इन बिजनेस आर नोन एज बिजनेसमैन। बिजनेस क्रिएट्स वेरियस टाइप ऑफ यूटिलिटीज बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल टू कस्टमर। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बिजनेसमैन बोलते हैं। बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज वो लोग सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं जिससे कस्टमर को वैल्यू मिलती है। कस्टमर को वैल्यू मिलती है मतलब उनका नीड सेटिस्फाई होता है, उनका वांट सेटिस्फाई होता है। अब इसी चीज को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं यहाँ पर, व्हेन रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। इसका मतलब जब आप किसी रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन करके कुछ नया बना देते हैं, कुछ नए चीज में कन्वर्ट कर देते हो, किसी एक तरह की चीज को प्रोडक्शन करके प्रोसेस करके आप कुछ नया चीज बना देते हो, तो इससे उसका फॉर्म चेंज हो जाता है और इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। जैसे कि मान लो किसी ने क्या किया, दूध से किसी ने मान लो दही जमा दिया, तो ये क्या है, उसका फॉर्म चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? किसी ने घी या मक्खन बना दिया तो उसका फॉर्म चेंज हो गया। तो किसी एक तरह के चीज को एज एन इनपुट यूज करके उस पर सर्टेन प्रोसेस लगा के आप जब कोई नया आउटपुट बना देते हो जो पहले इनिशियल वाले आउटपुट से कुछ अलग है, डिफर कर रहा है, तो इसका मतलब आपने अपने रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करके कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया। इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। इसी तरीके से प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। चीजें जहां पर बनती है उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन जहां पर कंज्यूम होती है उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो जहां पर बन रही है वही तो कंज्यूम हो नहीं रही है। मान लो कोई कंपनी है, उसकी फैक्ट्री किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पर वो बनाते हैं, तो क्या जिस जगह पे बना रहे जहां पर फैक्ट्री, क्या वहीं पर सारा का सारा बिक जा रहा है? नो, उन्हें तो अलग अलग लोकेशंस में अपने सामान को भेजना पड़ता है, तब जाके सामान बिकेगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेस यूटिलिटी। यानी एक जगह से दूसरे जगह पे चीजों को भेजना। नहीं भेजेंगे तो क्या होगा सर? नहीं भेजेंगे तो क्या होगा? नहीं भेजेंगे तो सिर्फ बनता रहेगा, बिकेगा नहीं फिर, है ना। तो इसीलिए प्लेस यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट ताकि लोगों तक सामान पहुंच सके। गुड्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज विच रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। बहुत सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करके रख देते हैं ताकि बाद में उसको यूज करेंगे, बाद में उनका कंजम्पशन होगा। इनको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। क्योंकि देखो हमें पता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो थ्रू आउट द ईयर 12 मंथ्स सारे सीजन में हर समय वो कल्टीवेट नहीं होती है, उनका एक सीजनल कल्टीवेशन या प्रोडक्शन होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनका टाइम आता है उस समय उनको क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे खासे क्वांटिटी में बनाकर उनको स्टोर कर लेते हैं। और जब वो सीजन चला भी जाता है उसके बाद भी धीरे धीरे करके वो मार्केट में रिलीज करते रहते हैं ताकि मार्केट में स्केर्सिटी नहीं है, मार्केट में शॉर्टेज ना हो। उन्होंने सीजन में ही इतना ज्यादा कल्टीवेशन कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया कि सीजन का काम भी चल गया और ऑफ सीजन का भी काम चल गया। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। ये तब पॉसिबल है जब आपके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी हो। जैसे देखो मार्केट में व्हीट, राइस ये हर समय अवेलेबल होती है, हर समय इनका प्रोडक्शन नहीं होता, इनका भी सीजन होता है, पर अवेलेबल आपको हर समय मिलेगी क्योंकि जिस समय सीजन आता है उस समय काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया, कल्टीवेट कर लिया जाता है, फिर इसको स्टोर करके रखा जाता है। अब फैक्ट्री, शॉप, ट्रांसपोर्ट कंपनी, वेयरहाउस एंड इंश्योरेंस कंपनी, बैंक आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये सभी क्या है? ये सभी बिजनेस एक्टिविटी है। फोर्थ टाइप का मतलब यूटिलिटी 4 टाइप के होते हैं ना? देखो यूटिलिटी मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है वो किस चीज़ को वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे अगर आप टाइम की सेविंग कर रहे हो तो टाइम यूटिलिटी है। आप चीज़ों को फॉर्म में कन्वर्ट करें, चीज़ों को फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करें? क्योंकि एक तरह का चीज़ तो चाहिए नहीं आदमी को, तो फॉर्म का कन्वर्सन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर गोल्ड जब रॉ निकलता है माइन से तो वो एक अलग फॉर्म में निकलता है, पर एज इट इज फॉर्म में उसको यूज नहीं किया जा सकता, उसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो फॉर्म का चेंज करना है तो फॉर्म यूटिलिटी हो गया। तो इसी तरीके से अलग अलग पर्पस से जिस तरह की यूटिलिटी क्रिएट होती है उसको उस तरह से नाम दे देते हैं। यहाँ पर 3 बता रहे हैं, और भी हो सकते हैं, कोई ऐसा ये नहीं है। फर्म्स प्रोवाइडिंग डायरेक्ट सर्विसेज जैसे कि टेलर, ड्राई क्लीनर, ब्यूटी पार्लर एटसेट्रा आर ऑल्सो बिजनेस एंटरप्राइज। ये सारे भी बिजनेस एंटरप्राइज है। ये लोग क्या करते हैं, अपने स्पेसिफिक सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई टेलर है, ड्राई क्लीनर है, ये अपना अपना किसी ना किसी स्पेसिफिक सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। चलो प्रोफेशन, बहुत ही सिंपल से ये सारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। प्रोफेशन का मतलब अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। द टर्म प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड
नॉलेज एंड स्किल टू अर्न अ लिविंग। ये जब भी मीनिंग एग्जाम में लिखोगे ना तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल, ये फ्रेज जरूर लिखना है, कीवर्ड है, ठीक है। तो प्रोफेशन में हमेशा क्या लिखना है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल, क्योंकि प्रोफेशन में वही इंसान जा सकता है जिसके पास किसी पर्टिकुलर फील्ड का स्पेशल नॉलेज हो। बिजनेस के लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए नहीं हो मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वो अलग बात है, कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर प्रोफेशन में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। द पर्सन हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। दे रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर टू देयर क्लाइंट। जो लोग प्रोफेशन में एंगेज होते हैं उनको प्रोफेशनल बोलते हैं, और ये लोग स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ऑफ सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बिजनेस जो लोग करते हैं उनको बिजनेसमैन बोलते हैं, और उनके जो जिनको वो गुड्स या सर्विस सेल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कस्टमर्स। लेकिन प्रोफेशन के केस में कस्टमर्स नहीं बोलते, क्लाइंट्स बोलते हैं। अब सर्विस किस तरह की हो सकती है? द सर्विस इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल्स रिसीव फी फॉर देयर सर्विस। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मेडिसिन, लॉ, टैक्स कंसल्टेंसी आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशन। तो कोई भी प्रोफेशनल है वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड सर्विस दे सकता है, एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, कुछ भी, और उसके लिए वो एक फीस चार्ज करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, लॉयर, ये सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है। मेन फीचर्स क्या है प्रोफेशन के, इसके ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोफेशन के फीचर्स, चलो प्रोफेशन के फीचर्स का मतलब कि प्रोफेशन में क्या क्या होना चाहिए या प्रोफेशन में क्या क्या होता है, इसको बोलते हैं फीचर्स। तो प्रोफेशन में क्या क्या होने चाहिए, पहला नंबर चीज प्रोफेशन में क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एवरी प्रोफेशन हैज स्पेशलाइज्ड एंड सिस्टमैटिक body of knowledge, systematized body of knowledge. Members of profession are required to learn this knowledge. हर एक पर्टिकुलर फील्ड की कुछ स्पेसिफिक नॉलेज होती है, और उनका जो भी मेंबर बनता है उनको वो नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो मेडिकल साइंस या जो ट्रीटमेंट करने के जो भी तरीके हैं वो सब उनको सीखना पड़ेगा, उसके बिना वो डॉक्टर नहीं बन सकता। किसी को एडवोकेट बनना है तो जितने भी लॉज हैं, जो लीगल प्रोविजंस है, वो उनको सीखने पड़ेंगे, उसके बिना वो एडवोकेट नहीं बन सकता। इसी तरीके से कोई भी प्रोफेशन हो, उस प्रोफेशन के जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए वो आपको अक्वायर करने पड़ेंगे, तभी आप उस प्रोफेशन के मेंबर बन सकते हो। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब यहां हर कोई नहीं जा सकता, हर किसी के लिए यहां पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। क्यों? एंट्री टू अ प्रोफेशन इज अलाउड ओनली टू दोज हु हैव कंप्लीटेड prescribed education and have passed specified examination। किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको उस प्रोफेशन की डिग्री अचीव करनी पड़ती है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करना पड़ता है, लॉयर बनने के लिए आपको LLB करना पड़ता है। इसी तरीके से कोई भी प्रोफेशन में जब आप जाओगे तो उस प्रोफेशन के लिए आपको उसकी स्पेसिफिक डिग्री अचीव करनी पड़ेगी, और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि हु हैव कंप्लीटेड द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन, जो एजुकेशन उस प्रोफेशन का है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड हैव पास्ड द स्पेसिफाइड एग्जाम, और उसका जो एग्जाम होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ाई करोगे उस पर्टिकुलर फील्ड की, आप एग्जाम देकर उसको पास करोगे, तब आपको डिग्री मिलेगी, तब आप उस फील्ड के प्रोफेशनल माने जाओगे। इसीलिए यहां पर हर कोई जा नहीं पाता है। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, a profession provides facilities for formal education and training to those who want to acquire professional qualification. One must acquire the prescribed degree by undergoing the prescribed training। ऊपर जो चीज थी ना उसी से रिलेटेड नया एक और पॉइंट बना दिया। तो मतलब पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में बात एक ही बोली जा रही है, पर हेडिंग अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किसी भी प्रोफेशनल डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अचीव करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम देके आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, जैसे कि MBBS, CA, LLB, ये सारा। प्रोफेशनल एसोसिएशन, every profession has its own association. A professional association is statutory body and its membership is essential। इसका मतलब किसी को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 4 में देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है। For example, someone wants to become a like chartered accountant
like they have to join the Institute of Chartered Accountants of India to be qualified as a CA. और कुछ? नॉट एग्जैक्टली बट करेक्ट टू सम एक्सटेंट। क्या होता है जब हम लोग किसी भी प्रोफेशन को परस्यू करते हैं तो उसके सर्टेन क्वालिफिकेशंस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, पढ़ाई होती है। जब हम लोग वो सारी पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं, एग्जाम्स को देकर हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग उस प्रोफेशन के डिग्री को होल्ड करते हैं। लेकिन उस प्रोफेशन की डिग्री मिलने के बाद हमें वहाँ की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। जैसे अगर कोई मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने सारे पढ़ाई कर लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है उसने दे दिया, पास हो गया, क्लियर कर लिया, उसे सीए की डिग्री मिल गई। अब सीए की डिग्री तो मिल गई, ही इज़ नाउ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके बाद उससे सीए इंस्टीट्यूट में जाके अपनी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। सीए तो बन गया वो, लेकिन उसे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो एडवोकेट्स होते हैं वो एलएलबी की पढ़ाई करते हैं, एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद उन्हें डिग्री मिल जाती है एलएलबी की, वो एडवोकेट बन जाते हैं। लेकिन एडवोकेट बनने के बाद उन्हें वापस से अपनी जो बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, उसे बार काउंसिल बोलते हैं, तो बार काउंसिल की उसे मेंबरशिप लेनी पड़ती है, अदरवाइज वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से जब तक सीए के पास मेंबरशिप ना हो इंस्टीट्यूट का, तब तक वो सीए ऑफिशियली नहीं कहलाएगा। क्वालिफिकेशन है, पास कर लिया एग्जाम, लेकिन उसे मेंबरशिप चाहिए होंगे और उसे एक मेंबरशिप भी लेनी पड़ती है। और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस की एक अलग से मेंबरशिप लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप होता है। ये लेने से क्या होगा, ये लोगे तभी आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी कंपनी की ऑडिट कर सकते हो। अदरवाइज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट रहोगे पर आपके पास वो अथॉरिटी नहीं रहेगी क्योंकि आपने मेंबरशिप नहीं लिया। तो इसी तरीके से अगर मान लो किसी ने एलएलबी किया, पास हो गया, एडवोकेट माना जाएगा वो, लेकिन वो कोर्ट में खड़ा होकर हियरिंग नहीं कर सकता, केस फाइल नहीं कर सकता, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास मेंबरशिप नहीं है। तो एडवोकेट बनने के बाद भी आपको बार काउंसिल से मेंबरशिप लेना पड़ता है, देन ओनली यू कैन फाइल अ केस, यू कैन फाइट अ केस। किसी का केस आप लेकर उसको आप क्या कर सकते हो, लिटिगेशन को आप कैरी ऑन कर सकते हो जब आपके पास मेंबरशिप हो। तो आप ऐसा सुने होगे तुम लोग, बार काउंसिल ये सब सुने हो, होता है ना। बार काउंसिल एक बॉडी है। इसी तरह से हर एक प्रोफेशन का अपना बॉडी होता है। जैसे मेडिकल का भी अपना है, क्या बोलते हैं उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया लिखा है इसमें, हाँ तो ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी तरीके से हर एक प्रोफेशन की एक बॉडी होती है। ये बॉडी कौन बनाता है? ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई होती है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी जो वर्ड है ना, ये बना स्टैट्यूट से। स्टैट्यूट का मतलब होता है लीगल, तो स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक तरीके से लीगल बॉडी। तो ये सारे जो है देखो यहाँ पर, हाँ वेरी गुड, यहाँ पर नीचे बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के बहुत सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज दिए गए हैं। इनमें से आप ध्यान रखो, मे बी फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में पूछ ले, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे देखो अभी हम लोग किसके बारे में, लॉ के बारे में बात कर रहे थे ना, तो देखो लॉ के बारे में याद दिया है। लॉ के लिए किनका आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। जो लोग डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उनका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी तरीके से अकाउंटिंग के लिए देखो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटिंग, सभी के अपने अपने हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी है, ये सारे क्या है? ये सारे प्रोफेशंस हैं। ये सारे प्रोफेशंस कंप्लीट करने के बाद, अच्छा ये जो जितने भी बॉडीज है ना, इनका मेंबरशिप आपको कब मिलेगा? बनने के बाद। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अभी कंप्लीट नहीं किया पहले से ही बोलेगा मेरे को, नहीं। फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द डिग्री। आप पहले जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में जाओ, उसका कोर्स परस्यू करो, सारे पढ़ाई को कंप्लीट करो, एग्जाम दो, एग्जाम क्वालिफाई करके पास करके आप डिग्री अचीव करो। वंस यू बिकम द डिग्री होल्डर, देन यू कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि डॉक्टर बनने के बाद ही आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बन सकते हो, लॉयर बनने के बाद ही आप बार काउंसिल का मेंबर बन सकते हो। तो ये सारे जो भी मेंबरशिप है, ये आपको कब मिलते हैं? आफ्टर क्वालिफाइंग द प्रोफेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है? आई थिंक ना यहाँ नंबरिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। 4 के बाद यहाँ 5 और 6 होना चाहिए था, ठीक है। ये जो 1 2 है ना, देखो यहाँ पर ये जो 1 और 2 है, ये 5 और 6 होगा। तो सर्विस मोटिव ये होगा 5
और उसके बाद नेक्स्ट होगा 6, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। तो देखो नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, सर्विस मोटिव। तो प्रोफेशनल बेसिकली क्या करते हैं, प्रोफेशनल कोई सामान तो बेच नहीं रहे, कोई गुड्स तो सेल नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड। डॉक्टर जो काम कर रहे हैं वो भी एक तरह की सर्विस है, एडवोकेट जो काम कर रहे हैं वो भी एक तरह की सर्विस है। तो प्रोफेशनल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स आर एक्सपेक्टेड टू एम्फसाइज सर्विसेज टू देयर क्लाइंट रादर देन इकोनॉमिक गेन। यानी इनको मेनली क्या करना है, सर्विस देना है। इनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करने का होना चाहिए, ना कि अपना इकोनॉमिक गेन करने का। नो डाउट दे ऑल्सो परफॉर्म देयर एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, बट देयर प्राइम मोटिव शुड बी सर्विस मोटिव होना। मेन अप्रोच या मेन टारगेट क्या होना चाहिए, सर्विस मोटिव। एक डॉक्टर का मेन टारगेट क्या होना चाहिए, लोगों को ट्रीट करना, उनका ट्रीटमेंट इलाज करना। मेन अप्रोच उनका मेन थॉट वो होना चाहिए, इकोनॉमिक मोटिव नहीं होना चाहिए। और अगर किसी डॉक्टर का इकोनॉमिक मोटिव हो जाए क्या, कि नहीं मेरे को तो पैसा कमाना है, सर्विस गया तेल लेने, मेरे को पैसा कमाना, वो क्या करेगा, पेशेंट का किडनी निकाल लेगा, है ना। हाँ, तो इसीलिए क्या है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो आपको उस प्रोफेशन की सर्विस देनी चाहिए आपके क्लाइंट को। दैट इज द प्राइम एजेंडा, प्राइम मोटिव। और डेफिनेटली उसके लिए आप फीस चार्ज करोगे, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट आपकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए, वो सेकेंडरी होना चाहिए। समझ में आ रहा है। कोई एडवोकेट है, उसका क्या काम होना चाहिए, अपने क्लाइंट को डिफेंड करना कोर्ट ऑफ लॉ में, ये उनकी प्राइम ऑब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं कि अपने फायदे के लिए चलो किसी से पैसे वैसे ले लिए, रिश्वत ले ली और उसके बाद किसी के जिंदगी में अच्छा हुआ खराब हुआ, कोई बेगुनाह को सजा मिल गया, अपने को तो पैसा मिल गया। नो, दिस शुड नॉट बी द वे। अपने को मेनली सोचना चाहिए कि मेरा प्रोफेशन क्या है और उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि एज अ प्रोफेशनल आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, आपका जो एक एटिकेट्स है, जो एक्टिविटीज है, बिहेवियर है, थॉट है, अप्रोच है, वो कैसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो हर एक प्रोफेशन का अपना एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एथिकली उसको फॉलो करना चाहिए। हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत लोग नहीं करते हैं, वो अलग बात है, बट इट शुड बी फॉलोड, इट मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोफेशनल आर रेगुलेटेड बाई फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट। The code is prescribed by professional association of which he is a member। ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये जितने भी बॉडीज हैं जिनसे मेंबरशिप मिलती है प्रोफेशनल्स को, इन सारे बॉडीज ने अपने अपने प्रोफेशन के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखा है। जैसे डॉक्टर्स के लिए उनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, एक डॉक्टर को कैसा बिहेव करना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, समझ में आ रहा है, उनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे एक मूवी आया था बहुत ही फालतू वाहियात सा मूवी, कबीर सिंह, बॉलीवुड में, ठीक है। अब उस मूवी में वैसा दिखा रहे हैं कि एक डॉक्टर है, वो ड्रिंक करके आ रहा है, सर्जरी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक्चुअली में वो मूवी बेवकूफ का तरह, पता नहीं किसने क्या भांग वांग खा के बनाया, डायरेक्टर राइटर कौन था उसको मुझे नहीं पता, और पब्लिक भी वैसे ही है, मतलब उसको पसंद भी आ रही है वो मूवी, मुझे उसका भी लॉजिक नहीं समझ में आया। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर इज अ वेरी डिग्निफाइड प्रोफेशन। और कोई भी डॉक्टर होगा, कितना खराब से खराब भी डॉक्टर होगा, मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होगा कि ड्रिंक करके वो पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है। ऐसा डॉक्टर नहीं हो सकता, और ऐसा इंसान कभी डॉक्टर बन नहीं सकता, और जो डॉक्टर बनेगा वो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मूवी है, उसमें कुछ भी दिखा रहा है बेवकूफ की तरह, ठीक है। डॉक्टर के प्रोफेशन को कहीं ना कहीं उसने बहुत ही ज्यादा डिमीन किया, बहुत गंदे तरीके से प्रेजेंट किया। एक डॉक्टर का जो इमेज होना चाहिए उसको अच्छे से दिखाया नहीं। तो ऐसा होता नहीं। हर एक प्रोफेशन के ना कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, डॉक्टर को कैसे बिहेव करना चाहिए बीइंग अ डॉक्टर। क्योंकि जब आप किसी अच्छे डिग्निफाइड प्रोफेशन पे होते हैं ना, तो सोसाइटी की आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, लोग आपसे बहुत कुछ चाहते हैं। एज अ डॉक्टर आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका बिहेवियर, आपके एटिकेट्स, आपका हर एक चीज बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं, ताकि जो प्रोफेशन है उसकी डिग्निटी लूज ना हो। तो हर एक प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। लॉ के भी है, बार काउंसिल बनाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। वैसे हर एक प्रोफेशन में यही यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलो, एम्प्लॉयमेंट का मतलब जॉब। बेसिकली हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं जिसको जॉब, कि ये जॉब कर रहा है, इसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को हम लोग सर्विस भी बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग सर्व कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो देखो एक बार रीड करते हैं बुक में क्या लिखा है। एम्प्लॉयमेंट मीन
इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन, जहां पर कोई इंसान किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, किस लिए? इन एक्सचेंज ऑफ सम रेम्यूनरेशन, उसके बदले में उसको कुछ मिल रहा है, रेम्यूनरेशन, ठीक है। द पर्सन हु वर्क फॉर अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉइज, जो लोग कहीं काम करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बदले में उसे रेम्यूनरेशन मिलता है, फॉर एग्जांपल सैलरी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉई, जिसे हम लोग आम बोलचाल में स्टाफ भी बोलते हैं, ठीक है। इस कंपनी में काम करें, इस कंपनी का स्टाफ है या एम्प्लॉई। द पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस विच एंगेज अदर्स टू वर्क फॉर देम आर कॉल्ड एम्प्लॉयर्स, जो लोग या जो कंपनी लोगों को अपने काम के लिए एम्प्लॉय कर रही है, रख रही है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर मतलब वो लोग जो काम दे रहे हैं, और एम्प्लॉय मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं। द रेम्यूनरेशन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इज नोन एज वेजेस और सैलरी। वेजेस या सैलरी बोलते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। नॉर्मली डिफरेंस ये होता है कि जब कोई इंसान फिजिकल वर्क करता है तो उसको जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं वेजेस। और वेजेस जो होता है नॉर्मली डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे दिया जाता है। और जब कोई इंसान इंटेलेक्चुअल वर्क करता है, ठीक है, मतलब लेस ऑफ फिजिकल मोर ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफिशियल वर्क। और इसके लिए उन्हें जो पैसे मिलते हैं उनको बोलते हैं सैलरी। और सैलरी जो होता है वो मंथली बेसिस पे दिया जाता है। तो हम लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो वेजेस किनको मिलता है? वेजेस मिलता है वर्कर्स को। किसी फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, वर्कर होते हैं जो लोग, उन लोगों को क्या दिया जाता है? उनको जो पैसे मिलते हैं उनको सैलरी नहीं बोलते हैं, टेक्निकली उनको बोला जाता है वेजेस। और उन लोगों को बोलते हैं वेजर्स। वेजर्स मतलब वो लोग वेजेस अर्न करने वाले, वेज अर्नर। वेज अर्नर को बोलते हैं वेजर्स। उनको जो पैसे मिलते हैं उनको वेजेस। वेजेस का मतलब जो शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जैसे कोई फैक्ट्री में ना काम वाम कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, एक सामान उठा के इधर उधर रख रहा है, मशीन चला रहा है, सामान बना रहा है, ये जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, इन लोग बेसिकली इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं कर रहे, दे आर डूइंग मोर ऑफ फिजिकल वर्क, लेस ऑफ मेंटल वर्क। फैक्ट्री के अंदर भी टेक्निकल काम भी होता है, ऐसा बात नहीं है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर डूइंग मोर ऑफ फिजिकल वर्क एंड लेस ऑफ मेंटल वर्क। तो इनको जो पेमेंट मिलता है वो मिलता है वेजेस। वेजेस को हिंदी में बोलते हैं मेहनत आना, यानी मेहनत कर रहा है उसका पैसा, ठीक है। और वेजेस याद रखना, वेजेस मोस्ट ऑफ द केसेस में मंथली नहीं होता है। वेजेस डेली हो सकता है, उसको डेली वेजेस बोलते हैं। वीकली हो सकता है, हाँ, डेली वेजेस को आम बोलचाल में हम लोग दिहाड़ी भी बोलते हैं। दिहाड़ी मतलब आप सुबह से शाम तक दिन भर काम करो और शाम को आपको उसका पैसा डेली का 400 500 600 आपको जो भी है वो आपको मिल जाएगा। उसको दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं। मतलब डेली वो काम करते हैं, डेली पैसा पाते हैं। जिस दिन छुट्टी करेंगे उस दिन का पैसा गया, समझ में आ रहा है? ऐसा होता है। तो ये होता है। या फिर वीकली पेमेंट होता है, आप मंडे टू सैटरडे काम करो, आपको सैटरडे को एवरी सैटरडे आपको पैसा मिल जाएगा। फिर अगले हफ्ते काम करो, फिर एक हफ्ते का पैसा आपको मिल जाएगा। या फोर्टनाइटली मतलब 2 वीक्स 14 डेज, ठीक है। 2 वीक्स को हम लोग बोलते हैं, तो फोर्टनाइटली मिलता है। लेकिन सैलरी जो होता है ना, सैलरी उन लोगों को मिलता है जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, बेसिकली जो लोग सिटिंग वर्क, डेस्क वर्क करते हैं, जो लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं और जिनका काम जो होता है वो मोर ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड लेस ऑफ फिजिकल वर्क होता है। इनको जब पेमेंट मिलता है तो इनको बोलते हैं सैलरी। और सैलरी कभी भी डेली, वीकली या फोर्टनाइटली नहीं मिलता है। सैलरी हमेशा कब मिलता है? महीने के लास्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं मंथली पेमेंट। ये हो गया। अब यहाँ पर और भी चीज़ें इसी से रिलेटेड दुनिया भर की बातें बताई गई है, एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग रीड कर लो। अब देखो एक दो चीज जो यहाँ पर बोला गया, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको देख लेते हैं, बाकी एज सच नहीं। देखो, व्हेन अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन वर्क एज एन एम्प्लॉय ही इज ऑल्सो सेट टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई आदमी प्रोफेशनली क्वालिफाइड है लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, फिर भी उसको क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल बोलेंगे या उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे कोई डॉक्टर, यहाँ पर हाँ इसका भी एग्जांपल डॉक्टर, कोई डॉक्टर है वो किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो अगर कोई डॉक्टर है इसका मतलब ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन, बट स्टिल ही इज वर्किंग फॉर सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी हॉस्पिटल में वो काम कर रहा है, तो फिर इसको क्या बोला जाएगा? ही इज इन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर कोई डॉक्टर है वो खुद का अपना क्लिनिक खोल के बैठा है, वो किसी हॉस्पिटल वगैरह में जॉब नहीं कर रहा, खुद के क्लिनिक में बैठता है, पेशेंट वगैरह चेक करता है, फिर वो क्या? ही इज इन प्रोफेशन। समझ में आ रहा है? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो किसी कंपनी में जाके जॉब कर रहा है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये क्या है? ये एक प्रोफेशनल पर्सन है, लेकिन वो किसी कंपनी में जाके एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रहा है, इसका मतलब ही इज इन प्रोफेशन। लेकिन अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद का ऑफिस खोलकर बैठ रहा है, वो ऑडिटिंग वगैरह कर रहा है कंपनीज का, फिर वो क्या है? ही इज इन प्रोफेशन। समझ में आ रहा है? तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर बोला गया। एग्जाम्पल भी देखो, डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही दिया।
है ना। अ डॉक्टर मे बी employed in a hospital, a chartered accountant may be working as an accountant in a company, and a lawyer may serve as law officer in a bank. बहुत सारे बैंक होते हैं, वहाँ पर भी लॉयर की ज़रूरत होती है। बैंक में लॉयर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि बैंक में बहुत तरह के केसेस होते हैं। जैसे मान लो बैंक ने लोन दिया किसी को, ठीक है, और वो आदमी कुछ इंस्टॉलमेंट दिया, EMI वगैरह, उसके बाद से वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है। अब उसने तो लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो बैंक क्या करेगी? लीगल एक्शन लेगी ना। तो बैंक में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट लोन के होते रहते हैं, सभी को लीगल नोटिस दिया जाता है, कोर्ट में केस होता है, बुलाया जाता है, धीरे धीरे करके उनका अपना प्रोसेस है। कुछ किसी के पैसे मिलते हैं, किसी का डूब जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बैंक में भी एक लॉ ऑफिसर होता है। तो लॉ ऑफिसर कौन होता है? कोई एडवोकेट होता है। तो मान लो कोई एडवोकेट है, वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करके वो क्या कर रहा है? किसी बैंक में जॉब कर रहा है एज अ लॉ ऑफिसर, लीगल ऑफिसर। तो वो लीगल ऑफिसर के तौर पे जॉब कर रहा है, तो मतलब वो एडवोकेट होके भी वो प्रोफेशनल नहीं माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? ही इज़ इन सर्विस और ही इज़ इन एम्प्लॉयमेंट। तो बोलने का मतलब है कोई प्रोफेशनल हो, कोई भी तरह का प्रोफेशनल, वो भी सर्विस में या एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल है तो उसको एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकता। चलो, मेन फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एज फॉलोज। ऑथर ने बहुत मेहनत किया है एक ही चीज को बहुत एक्सप्लेन करके, बार बार अलग अलग तरीके से, मल्टीपल जगह पे एक ही बात को लिखना। जैसे होता ना, जब स्टूडेंट को एग्जाम में कोई क्वेश्चन ठीक से नहीं आता है, थोड़ा सा आता है, मान लो कि 2 लाइन आता है, 3 लाइन आता है, और वो देख रहे हैं एग्जाम में ये 5-6 मार्क का क्वेश्चन है। अब आता है तो उसे बस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 1-2 लाइन ही आता है, लिखना है उसे ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा है। तो वो क्या करता है? एक ही चीज़ को घुमा घुमा के लिखता है। राम आम खाता है, आम को राम खाता है, राम एक फल खाता है, वो पीला है, उसका नाम आम है। मतलब एक ही बात को घुमा घुमा के लिख रहा है। तो इनको भी शायद वैसे ही, चलो जो भी है, देखो ये पढ़ो, तुम लोग खुद ही समझ पाओगे, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। इन एम्प्लॉयमेंट, फटाफट से पढ़ते हैं, ठीक है। इन एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन वर्क्स फॉर अदर्स कॉल्ड एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयमेंट में हम लोग किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, जिनके लिए काम करते हैं उनको एम्प्लॉयर बोलते हैं। एन एम्प्लॉय प्रोवाइड्स पर्सनल सर्विस, जो एम्प्लॉय है वो अपना पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करता है। देयर इज अ सर्विस अग्रीमेंट, हाँ ये एक, चलो एक इंपॉर्टेंट चीज है। देयर इज अ सर्विस अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब कोई भी इंसान किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस के लिए जाता है, जॉब के लिए जाता है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अग्रीमेंट बनता है, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर बोलते हैं। उसमें सारी चीजें बताई गई होती है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जॉब की, वो सब उसमें लिखी होती है। कितने बजे ऑफिस आना है, कितने बजे जाना है, क्या सैलरी मिलेगा, क्या काम करना पड़ेगा, जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एवरीथिंग इज रिटन इन दैट अग्रीमेंट। द एम्प्लॉय हैज टू ओबे द रूल ऑफ एम्प्लॉयर, उन्हें सारे नियम का पालन करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को अपने तरफ से कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी में तो वो जॉब कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। द एम्प्लॉय गेट्स वेजेस और सैलरी फॉर हिज सर्विस, तो वेजेस या सैलरी मिलेगा। ये सारी चीजें ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे, सिर्फ ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये नया था अग्रीमेंट, बाकी तो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके। वेरियस एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, अगेन वही सारी चीजें वापस से लिखी है, पढ़ लेना। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अकाउंटेंट, सब कुछ वही है। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है? अब हमने अलग अलग तीनों को पढ़ लिया, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तीनों हमने पढ़ लिया। अब तीनों को इन लोग एक साथ क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पॉइंटर फॉर्म में लिखे, इनका टेबल, कॉमन टेबल बनाया है क्या बाद में? हाँ, तो मेरे ख्याल से ना आप इधर से पढ़ लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ऊपर में ना इन्हीं बातों को एलैबोरेट करके पॉइंटर फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पर एक सिंगल टेबल के अंदर एक साथ लिख दिया है। एग्जाम में आप क्या करना, इस टेबल को अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो ऊपर का हो जाएगा। एक बार रीडिंग कर लेना, ये जो ऊपर का पार्ट है ना, इसका रीडिंग कर लेना, जिससे कि थोड़ा चलो एक बार के लिए रीडिंग हो जाएगा तो नॉलेज रहेगा। बट बार बार एग्जाम के पहले वो पढ़ने की जरूरत नहीं, ये एक सिंगल टेबल, इससे काम हमारा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखते हैं। इस टेबल से ही मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, एक मिनट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेंडर सर्विस
फॉर इकोनॉमिक गेन्स। हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव प्रोफेशन में क्या होता है? सर्विस रेंडर करना। हाँ, डेफिनेटली उसके लिए हमें इकोनॉमिक गेन होता है, पर मेन अपना इकोनॉमिक गेन मेन नहीं है, सर्विस मेन है। एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न वेजेस और सैलरी, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन, इन तीनों में से कुछ भी करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशंस एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। नो क्वालिफिकेशंस आर एसेंशियल फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस यू कैन स्टार्ट इवन विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, नो एज, नथिंग, नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। प्रोफेशन के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल टू एंटर अ प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए यू हैव टू हैव सम मिनिमम क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द जॉब। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि किस तरह का एम्प्लॉयमेंट में आप जा रहे हो। कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट, कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जिसका क्वालिफिकेशन बहुत ही बेसिक होता है। कोई 10 या 12 पास कर लिया, कोई ग्रेजुएशन पास कर लिया तो उसको जॉब मिल जाएगा, वो लो लेवल की एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर आप किसी सीनियर लेवल के जॉब के लिए जा रहे हो, किसी प्रोफेशनल लेवल के जॉब के लिए जा रहे हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट हाई होगी। जैसे मैनेजरियल पोजीशन के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपके पास कोई मैनेजमेंट डिग्री होनी चाहिए, कोई, समझ में आ रहा है? तो आपका एम्प्लॉयमेंट का जो क्वालिफिकेशन होगा ना, इट विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द जॉब। तो जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिनमें लो क्वालिफिकेशन होता है, किसी के लिए हाई क्वालिफिकेशन होता है। चलो नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क, हमें करना क्या पड़ेगा? तो बिजनेस में हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप चीजों को बनाओगे, परचेज या सेल करोगे या एक्सचेंज करोगे। प्रोफेशन में क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस, आपको एक स्पेशलाइज्ड सर्विस देना पड़ेगा। डॉक्टर डॉक्टर वाली सर्विस देगा, अकाउंटेंट अकाउंटेंट वाली सर्विस देगा, लॉयर लीगल सर्विस देगा। एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर, आपके जो एम्प्लॉयर है, जो ओनर है, जो मालिक है, वो आपको जो काम असाइन करेगा, जो टास्क आपको असाइन करेगा वही करना है, क्योंकि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, आप किसी और के अंडर काम कर रहे हो, तो वॉट एवर टास्क यू विल बी प्रोवाइडेड यू विल हैव टू परफॉर्म। नेक्स्ट, स्टेटस, अ बिजनेसमैन वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एंड इज हिज ओन मास्टर। बिजनेसमैन अपने खुद के लिए काम करता है और इसलिए वो खुद का मालिक है, ठीक है। प्रोफेशन, अ प्रोफेशनल वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब्ड। जो प्रोफेशनल पर्सन होता है वो भी बेसिकली खुद के लिए ही काम करता है, लेकिन उसे अपने हिसाब से कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करना पड़ता है। मतलब प्रोफेशनल जो होते हैं दे आर ऑल्सो not working for anyone else, they are also self-employed, but again they have to follow some code of conduct because वो किसी dignified profession से जुड़े हुए हैं, उन्हें membership मिली है किसी statutory body से, तो उन्हें specified code of conduct को follow करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उनके पास थोड़ा सा restriction होता है। वो लोग भी अपने आप में self-employed है, पर उनका restriction है। businessman का कोई restriction नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन किसी स्टैट्यूटरी बॉडी का कोई मेंबर नहीं है, उसका कोई ऐसा ना क्वालिफिकेशन बोल के कुछ नहीं है। तो बिजनेसमैन जो है वो क्या है? खुद का मालिक है ना। ही इज द, क्या लिखा है देखो, ही इज हिज ओन मास्टर, वो खुद का ही मालिक है। एम्प्लॉय का क्या है भाई? एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय जो है वो अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है एंड हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज मास्टर और बॉस। उसके जो मास्टर या बॉस है उसका इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करना पड़ता है। जो काम आपको बोला जाएगा वो करना पड़ेगा, जिस तरीके से बोला जाएगा वो करना पड़ेगा। जो नियम कायदा बनाया गया है वो आपको मानना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर ने बोल दिया आपको सुबह 9 बजे आना है तो 9 बजे आना है, समझ में आ रहा है? आज आपको वीकेंड में भी आना है तो वीकेंड में भी आना है, आज आपको देर तक रुकना है तो देर तक रुकना है, तो जो भी है आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिवॉर्ड और रिटर्न, प्रॉफिट विच इज अनसर्टेन एंड वेरिएबल। बिजनेस का जो रिवॉर्ड होता है, रिवॉर्ड मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसके बदले में आपको क्या मिला। तो बिजनेस जो आप करते हो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ये प्रॉफिट जो होता है ये क्या होता है? ये अनसर्टेन होता है। मतलब क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है, इट इज अनसर्टेन, ठीक है। और वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वो बदलता रहता है, इस साल का प्रॉफिट कुछ और है, अगला साल कुछ और है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो बिजनेस का जो रिवॉर्ड है वो है प्रॉफिट, लेकिन ये अनसर्टेन भी है और वेरिएबल भी है। प्रोफेशन का रिवॉर्ड क्या होता है बोलो? प्रोफेशन जब हम लोग करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? फीस, प्रोफेशनल फीस, विच इज सर्टेन बट फ्लेक्सिबल। ये सर्टेन तो होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। जैसे एक डॉक्टर की फीस मान लो 2000 रुपीज है, तो वो 2000 रुपीज तो उसकी फिक्स है, लेकिन फिर भी ये क्या है? कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल। कौन कितना पेशेंट आया नहीं आया है ना, किसी दिन ज्यादा पेशेंट आया, किसी दिन कम आया, तो उस हिसाब से फ्लेक्सिबल है, पर हाँ उसकी फीस जो है वो सर्टेन है। वेजेस और सैलरी में क्या है?
विच आर रेगुलर एंड फिक्स। जब कोई जॉब करता है तो उसे फिक्स्ड सैलरी या वेजेस जो भी है उसे पहले से पता होता है, एम्प्लॉयमेंट के अग्रीमेंट में पहले से लिखा होता है कि आपको हमारी कंपनी से इतना रुपया मिलेगा। अगेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस में हाई रिस्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। बिजनेस जब भी आप करते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिजनेस में हमेशा बहुत हाई रिस्क होता है। रिस्क इज नेग्लिजिबल, प्रोफेशन में कोई खास रिस्क नहीं है क्योंकि आपने मेहनत करके एक डिग्री अचीव किया, आप डिग्री होल्डर हो, प्रोफेशनल हो, आपके लिए रिस्क एज सच कोई ज्यादा है नहीं। एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो रिस्क, यहाँ पर लिखा है देयर इज नो रिस्क, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क तो है क्योंकि आज के टाइम पे अगर काम आप अच्छा नहीं करोगे तो जॉब में आपको सुनते हो ना न्यूज़ में इतना ले ऑफ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एलॉन मस्क, ये वो, गूगल, सारी बड़ी कंपनी, अगर आज आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो एनी टाइम दे विल नॉट थिंक ट्वाइस, है ना, टू टर्मिनेट योर जॉब। तो एक लेवल ऑफ रिस्क तो है। चलो आगे देखो, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जब आप कोई काम करते हो तो उसमें पैसे कितने लगते हैं इन्वेस्टमेंट, तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस। जिस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो, जो बिजनेस का साइज है उसके हिसाब से आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू सेट अप ऑफिस, कोई प्रोफेशनल पर्सन उसको थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ सकते हैं अपना ऑफिस बनाने के लिए, पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब एक डॉक्टर उसको क्लिनिक खोलना है, एक छोटा सा रूम ले लिया, कुछ टेबल चेयर डेस्क लगा दिया, बस हो गया काम, है ना। बहुत ज्यादा हाईफाई सेटअप नहीं चाहिए, बिकॉज लोग वहां पर किस लिए आ रहे हैं, वो आपसे कंसल्टेंसी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो एक बेसिक प्लेस, सिंपल सा सेटअप भी काफी है एक प्रोफेशनल पर्सन के लिए। जॉब के लिए नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उसके लिए आपको पैसे कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, एडवर्टाइजिंग। आप बिजनेस के लिए प्रमोशन कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, यस। जब आप बिजनेस करते हो तो एडवर्टीजमेंट इज यूजुअली नेसेसरी, एडवर्टीजमेंट जरूरी होता है, अदरवाइज लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे नहीं। तो बिजनेस में एडवर्टीजमेंट नेसेसरी है। एडवर्टीजमेंट इज प्रोहिबिटेड बाय प्रोफेशनल बॉडी, प्रोफेशन के केस में जो भी प्रोफेशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वो एडवर्टीजमेंट अलाउ नहीं करती, इसीलिए कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये अपना ऐड नहीं करते, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना ऐड नहीं करता, बिकॉज इनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये प्रोहिबिटेड होता है। यू कैन नॉट प्रमोट, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप इसका प्रमोशन करोगे तो ये प्रोहिबिटेड है। और जॉब में नो एडवर्टीजमेंट इज नेसेसरी एट ऑल, आप कहीं काम करो, जॉब करो, इसमें ऐड क्या करना है, कुछ करने का दरकार नहीं है। अगेन मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, आप कितना एफिशिएंट हो इसको कैसे पता करेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज द सोल क्राइटेरियन। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, आप अच्छा कमा रहे हो, इसका मतलब ये आपके एफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है। इफ यू आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इट मींस यू आर एफिशिएंट। तो आपका एफिशिएंसी का मेजरमेंट क्या है, बिजनेस के केस में आपका एफिशिएंसी कैसे मेजर होगा, आपके प्रॉफिट से मेजर होगा। अगर आप कम प्रॉफिट कमा रहे हैं मतलब आपका एफिशिएंसी कम है, ज्यादा कमा रहे हैं मतलब आपका एफिशिएंसी ज्यादा है। तो बिजनेस में एफिशिएंसी कैसे मेजर करेंगे, आपके प्रॉफिट से। प्रोफेशन में क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू क्लाइंट, क्लाइंट को आपने क्या सर्विस प्रोवाइड किया उसके क्वालिटी पे आपका एफिशिएंसी पता चलेगा। अगर आपके क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी अच्छी है। जॉब में प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म, जो भी इंसान जॉब करता है वहां पर एक अप्रेजल होता है, कभी सुने हो अप्रेजल, वर्क अप्रेजल, जॉब अप्रेजल। उसका मतलब होता है आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपके जो सीनियर है टाइम टू टाइम उसको क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, आप अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सारा टारगेट पूरा कर रहे हो कि नहीं, विद इन टाइम डेडलाइन को मीट कर रहे हो कि नहीं। ये सारी चीज़ों के बेसिस पे अप्रेजल होता है। जो अच्छे से काम करता है उसका अप्रेजल अच्छा होता है, इंक्रीमेंट मिलता है, बोनस इंसेंटिव मिलता है, प्रमोशन मिलता है। और जो लोग अच्छे से काम नहीं करते उनको सीनियर से डांट मिलता है। समझ में आया? तो ये है मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। इसके बाद रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब लीगल रिक्वायरमेंट। तो गवर्न्ड बाय बिजनेस लॉ, जब आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारे बिजनेस लॉ है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कोई कंपनी है तो उसको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनरशिप के लिए अलग एक्ट है, और भी दुनिया भर के बिजनेस लॉ है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो बिजनेस इज गवर्न्ड बाय बिजनेस लॉ। गवर्न्ड बाय द रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन में भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। गवर्न्ड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्रोफेशन। इंटरचेंज हो गया, यस वही मैं बोलने वाला था, इंटरचेंज हो गया। तो प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ना वही उनका रेगुलेशन होता है। यानी एक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे बिहेव करना है, इनका रेगुलेशन, इनका कोड ऑफ कंडक्ट है।
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, क्या आप अपने ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हो? ओनरशिप ऑफ बिजनेस कैन बी ट्रांसफर्ड, कोई इंसान अपना बिजनेस है वो किसी को बेच सकता है। हम लोग देखते हैं कोई कंपनी ने किसी दूसरे को बेच दिया है ना, व्हाट्सएप अपने आप को फेसबुक को बेच दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल, आप अपने प्रोफेशन को ट्रांसफर कर सकते हो, कोई अपना प्रोफेशनल डिग्री ट्रांसफर कर नहीं, कोई डॉक्टर है बोलेगा हमको मन नहीं करा डॉक्टर, अब हम ना एक काम करते अपना डिग्री किसी दूसरा को दे देते हैं, वो डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, आप किसी को कैसे डॉक्टर बना दोगे? आपने मेहनत किया, डिग्री लिया, आप कैसे किसी और को दे दोगे? तो ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। अगेन जॉब में ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। कोई इंसान जॉब कर रहा है तो आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कंपनी ने जॉब दिया, आपको ऑफर लेटर मिला, अब आप बोलोगे नहीं हम अपने जगह ये जॉब किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं। अरे भाई, आपको देखकर कंपनी ने जॉब पे रखा ना, आपके स्किल, आपके नॉलेज, आपके क्वालिफिकेशन को देखकर रखा है। आप किसी को ऐसे अपना जॉब कैसे दे दोगे? कंपनी थोड़ी एक्सेप्ट करेगी। तो अगेन इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। तो ये जो है ये हमारा ये डिफरेंस था। आज के क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा एक बार में पढ़ेंगे तो फिर बहुत हैवी हो जाएगा और कहीं ना कहीं फिर क्लास बर्डन लगने लगेगा। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।